हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के फ्यू मिनट सीरीज में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। नाम है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी। कि ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड, हमारी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड। आइए समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या ये कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से इसकी जर्नी रही है हमारे देश में। अभी भी फुली कन्वर्टिबल नहीं है, वो तो आपको पता होगा ही। यदि कर दिया जाए उसके क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, क्या लिमिटेशंस हैं, और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है एस तारापुरे कमेटी, उनकी क्या रिकमेंडेशंस थी विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, उसको भी आज हम यहां पर समझेंगे। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस द्वारा यहां पर संकल्प मेंस आंसर राइटिंग कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, जो कि डेली आंसर राइटिंग है। डेली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे, FLTs भी यहां पर दिए जाएंगे, GS 1 2 3 4 के इलैबोरेट मॉडल आंसर्स यहां पर रहेंगे, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, एकेडमिक मेंटरशिप तो है ही। तो इसमें दोनों ऑप्शंस है। आप अपने आंसर्स इवैल्यूएट करवाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, विदाउट इवैल्यूएशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। और खास बात कि स्लीपी क्लासेस द्वारा आज़ादी के महोत्सव पर 15% का फ्लैट डिस्काउंट सभी कोर्सेज पर एप्लीकेबल है। 11 to 15 अगस्त AUG15 ये कोड आप यूज कर सकते हैं, सभी कोर्सेज पर आपको 15% ऑफ मिल जाएगा। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी UPSC की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी। बट उसे समझने से पहले हमें एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है कि जो ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया, जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में बहुत बड़ा लीडर यहां पर माना जाता है, अच्छे तरीके से इनकी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वहीं दूसरे पार्ट पे हम ले लेते हैं US, कि भैया वो किस लिए जाना जाता है कि बहुत सारी मशीनरीज उनके द्वारा वहां पर बनाई जाती हैं। अब अज्यूम करते हैं कि US को इंडिया के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की जरूरत है, तो इंडिया का जो एक्सपोर्टर है वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर देगा US में। अब हमारे एक्सपोर्टर ने बीइंग अ सेलर कोई चीज बेची है तो उसकी पेमेंट भी रिसीव करेगा। US जो पेमेंट यहां पर करेगा वो डॉलर्स में कर देगा, क्योंकि डॉलर आपकी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड करेंसी है जब हम ट्रेड सेटलमेंट के बारे में बात करते हैं। अब जो इंडियन एक्सपोर्टर है उसको डॉलर तो मिल गए, बट क्या अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में वो डॉलर यूज करेगा? अपनी लेबर को जो उसने वहां पर सैलरी देनी है वो डॉलर में देगा? नहीं, उसे रुपीस की आवश्यकता है, तो वो क्या करेगा, इन डॉलर्स को कन्वर्ट करवा लेगा रुपीस में। उसी तरीके से अब इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हमें मशीन्स की जरूरत है, तो हम वो कहां से मंगवा रहे हैं? हम मान लेते हैं कि वो चीज इंपोर्ट कर रहे हैं US से। अब हमारे द्वारा कोई चीज खरीदी गई है, इंपोर्टर द्वारा कोई चीज इंपोर्ट की गई है, उसकी पेमेंट यहां पर करनी है, तो हम भी पेमेंट किस में करेंगे? सिंस डॉलर ही यहां पर ऑलमोस्ट मोर देन 80% ऑफ जो हमारी ट्रेड सेटलमेंट है डॉलर के माध्यम से यहां पर रहती है, क्योंकि एक तरीके की रिजर्व करेंसी है, ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, एंड कहीं ना कहीं फॉरेन करेंसी एसेट्स में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी यहां पर देखने को मिलती है, तो हमें भी डॉलर के माध्यम से पेमेंट करनी पड़ेगी। अब जो इंपोर्टर है, क्या भैया उसने जो पैसा कमाया है वो डॉलर के माध्यम से कमाया? नहीं, उसने तो रुपए में कमाया है, तो वो क्या करेगा, अपने रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करके अपने पेमेंट यहां पर कर देगा मशीनरी की। तो इस प्रकार से एक चीज तो क्लियर होगी कि जी हां, यहां डायरेक्टली हम रुपीस में पेमेंट नहीं कर रहे, आगे जाके वो डॉलर में कन्वर्ट हो रही है। तो कन्वर्टिबिलिटी का भी यही कॉन्सेप्ट है कि किसी भी करेंसी की जब हम कन्वर्टिबिलिटी की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि उसे हम फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इनटू अ फॉरेन एक्सचेंज, आपकी फॉरेन करेंसी एट अ मार्केट डिटरमाइंड रेट। कोई स्पेसिफाइड रेट नहीं है कि $1 का 70 रुपए ही मिलेगा, ऐसा कोई स्पेसिफाइड रेट नहीं है। जो मार्केट में डिटरमाइंड रेट है एक्सचेंज का, ऑन द बेसिस ऑफ कि कितनी उस पर्टिकुलर करेंसी की डिमांड देखने को मिल रही है और कितनी उस करेंसी की सप्लाई है, उस हिसाब से यहां पर कन्वर्ट की जाएगी एक करेंसी दूसरी करेंसी में। सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको इस डिमांड और सप्लाई का समझाने की कोशिश करता हूं कि 2022 में हमने क्या देखा कि भाई साहब रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से ग्लोबल लेवल पर इन्फ्लेशन वहां पर थी। अब वो जो इन्फ्लेशन थी, ऐसा तो नहीं सिर्फ और सिर्फ इंडिया को इंपैक्ट करी थी, जी नहीं, सभी कंट्रीज को यहां पर इंपैक्ट करी थी। सभी के लिए यहां पर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन देखने को मिली कि प्राइसेस बढ़ चुके हैं। अब सभी कंट्रीज के लिए जब इंपोर्टेड इन्फ्लेशन यहां पर हुई है, और वो सभी कंट्रीज, मैं सिर्फ एक आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूं, मैंने कहा सभी कंट्रीज यहां पर ये फॉलो करती हैं कि डॉलर के माध्यम से यहां पर पेमेंट करिए। सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझिए कि सभी कंट्रीज को यहां पर पेमेंट डॉलर में करनी है। पहले जहां वो एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि $1000 की पेमेंट करते थे, अब उन्हें $1200 की पेमेंट करनी पड़ रही है, तो डेफिनेटली उनके द्वारा एक डिमांड क्रिएट की जाएगी कि हमें ज्यादा डॉलर्स की आवश्यकता है। अब डॉलर की जो सप्लाई है जो यूएस ने ग्लोबल इकोनॉमी में रखी वो तो एक तरीके से फिक्स्ड ही है। ऐसा तो नहीं कि हर साल यूएस नई नई करेंसीज प्रिंट करते रह रहा है,
कर भी रहा होगा, बट इतना ज्यादा तो नहीं कर रहा ना कि करंट इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए वहां पर प्रिंट कर रहा हो। जी नहीं। अब उस केस में क्या हुआ कि थ्रू आउट द ग्लोब सभी इकोनॉमीज में क्या चीज विटनेस की गई कि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। एंड सिंस डॉलर की डिमांड यहां पर बढ़ रही है, सप्लाई के ऊपर एज सच कोई हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा, तो जाहिर सी बात है कि उसका प्राइस यहां पर बढ़ेगा। प्राइस बढ़ने का मतलब कि जहां हम $1 के लिए 75 रुपीज पे कर रहे थे, अब उस $1 के लिए हमें यहां 80 रुपए पे करना पड़ रहा है। तो मार्केट डिटरमिन्ड रेट इसे कहते हैं कि भैया उस पर्टिकुलर करेंसी की जो डिमांड थी वो सडनली इंक्रीज कर गई, सप्लाई उतनी थी जिसकी वजह से उसका प्राइस बढ़ गया। तो ये जो मार्केट डिटरमिन्ड रेट है, इसके हिसाब से कभी भी अगर एक करेंसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट की जाए उसे हम कहते हैं कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी। तो यहां पर जो हमने एग्जांपल देखा वो तो था पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड एस्पेक्ट, कि जहां पर गुड्स का ट्रेड यहां पर हो रहा है, ठीक है। बट वहीं इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली क्या है कि हमारे लिए दो मेजर अकाउंट्स हैं जो हम अकाउंट में लेते हैं। वो किसके अंदर आते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के। कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी भी देश की कितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है यहां पर किसी और देश के साथ। अगर आप बिल्कुल अपने एक सोसाइटी के हिसाब से समझने की कोशिश करें कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, किसी से आप कभी आटा ले लेते होंगे, किसी को कभी कोई नमक दे देते होंगे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन करते हैं। या एक और अगर सिंपल सा एग्जांपल लूँ, इंडियन हाउस होल्ड में जो देखने को मिलता है कि भैया जब शादियां होती हैं तो एक पर्टिकुलर हमारे परिवार के कोई ना कोई ताया या चाचा जी को अलग से बिठा दिया जाता है एक डायरी के साथ, जिसमें हम ये नोट करते हैं कि किसने कितना कितना शगुन लगाया है। तो वो एक पूरा बही खाता तैयार किया जा रहा है कि कितना पैसा कहाँ कहाँ से यहाँ पर आया है, ठीक है। और जब उसी बही खाते को देखते हुए जब हम दोबारा उनके फंक्शंस में जाते हैं तो उसी के हिसाब से वहां पर शगुन लगाते हैं। बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। तो वैसे ही आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है इंडिया का, जिसे दो अकाउंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक है करंट अकाउंट एंड सेकंड है यहां पर कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट बेसिकली रिकॉर्ड करता है जितना भी आपका ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है एंड जो भी ट्रांसफर्स यहां पर हो रहे हैं, जो भी आपके इस तरीके के पैसे के ट्रांसफर्स यहां पर हो रहे हैं, ठीक है। कोई रेमिटेंसेज हैं वो हम रिसीव कर रहे हैं, वो आपके करंट अकाउंट में यहां पर आएंगे। तो एक तरीके से कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन यहां पर नहीं रहती। इस चीज का ध्यान रखना। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को हम कैसे इजीली समझ पाते हैं कि करंट अकाउंट में कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं है, जो ट्रांजैक्शन है वो हो चुकी है, ऐसे नहीं कल को वापस आएगी, कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि इसे वापस लेना है। बट वहीं कैपिटल अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है? ये रिकॉर्ड करता है बोरिंग्स के। हम बाहर से अगर उधार ले रहे हैं तो हमारा कैपिटल अकाउंट में आएगा। इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही तो भैया कल को वापस भी जा सकती है। कोई डिपॉजिट अपना पैसा करवाए तो कल को विड्रॉ भी कर सकता है। तो इसमें फ्यूचर ऑब्लिगेशन रहती है। या और अच्छे तरीके से समझना, एक और यहां पर हम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि करंट अकाउंट में किसी भी तरीके से एसेट्स की ट्रांजैक्शन नहीं होती, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो आपकी करंट ट्रांजैक्शंस हैं, करंट डिमांड को मद्देनजर रखते हुए उनकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। कैपिटल अकाउंट में आपका बेसिकली एसेट्स की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप किसी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा। कहीं से आप उधार ले रहे हैं, जो उधार दे रहा है उसके लिए तो वो एसेट है, वो आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस पता होना जरूरी है। तो कन्वर्टिबिलिटी दोनों अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल रहेगी कि विद रिस्पेक्ट टू करंट पर्पसेस यदि हम कोई ट्रेड कर रहे हैं तो हो सकता है हमें रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़े या डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करना पड़े, बिल्कुल लाजमी बात है। वहीं हम कैपिटल अकाउंट में भी कह सकते हैं कि भैया बाहर से यदि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है तो डेफिनेटली उसे भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीस में। सही बात है कि नहीं? कि बाहर से अगर कोई इन्वेस्टर है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में $1000 लगाने की बात करता है तो उसको वैसे रुपीस भी सप्लाई करने पड़ेंगे। तो दोनों केसेस में कन्वर्टिबिलिटी देखी जाती है। बट इंडिया के केस में क्या स्टोरी देखने को मिली, आइए समझते हैं। तो ये तो आपको पता ही कि पहले हमारे द्वारा जो एक्सचेंज रेट रिजीम फॉलो की जा रही थी, पहले हम गोल्ड के साथ पैक कर रहे थे, फिर विद रिस्पेक्ट टू 5 करेंसीज हमने अपनी करेंसी को यहाँ पर पैक कर रखा था, मतलब उसके हिसाब से हमारी वैल्यू यहां पर सेट की जाती थी। बट लेटर ऑन 1991-92 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम यहां पर लागू किया गया, जिसका एक और नाम है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए इसका एक और नाम यहां पर क्या रखा गया है। मैं आपको थोड़ी सी एक हिंट देता हूं, लिबरलाइज्ड फर्स्ट वर्ड वहां पर रखा गया, ठीक। कौन सा सिस्टम है डेफिनेटली आपके कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। चलिए, तो 1991-92 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एक डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसके तहत क्या बात रखेगी कि जो 60% है ना ऑफ द एक्सपोर्ट अर्निंग्स वो कन्वर्टिबल है एट मार्केट रेट। कि मान लेते हैं अगेन वही फार्मास्यूटिकल वाला एग्जाम्पल कि वहां पर इंडियन एक्सपोर्टर ने बाहर अपना एक्सपोर्ट बेचा,
फार्मास्यूटिकल जो डिवाइसेस थे या ड्रग्स थे उन्हें वहां जाके बेचा, जो भी उसकी इनकम आई उसने उसे कन्वर्ट करवा दिया इंडियन रुपीज में मार्केट रेट के हिसाब से, जो भी उस टाइम पे चल रहा होगा। बट जो बाकी 40% है ना, वो उसे आरबीआई को वहां पर देना पड़ेगा, कि मतलब जितने उसने डॉलर वहां पर कमाए होंगे वो आरबीआई को देने पड़ेंगे। कि मान लेते उसने $1000 यहां पर अपने एक्सपोर्ट पे कमाए होंगे, तो उसमें से $600 तो वो उसने करंट मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से रुपीज में कन्वर्ट करवा लिया होगा। बट जो बाकी का $400 है उसने आरबीआई को दिया, और एक ऑफिशियल एक्सचेंज रेट जो कि मार्केट रेट से कम देखने को मिलता था, उसे उस रेट पे वहां पर एक्सचेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, कि 40% उस हिसाब से होगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम। बट लेटर ऑन जितने भी एक्सपोर्टर्स थे या जो इंडियंस बाहर काम कर रहे थे, बाहर से पैसा कमा के ला रहे थे, ठीक है, अपनी सर्विसेज को बाहर बेच रहे थे, ठीक है, तो वो जो डॉलर्स में कमाई कर रहे थे, इंडिया में आके जब उसे कन्वर्ट करने की बात आ रही थी, एक्सपोर्टर्स को जब उन्हें कन्वर्ट करने की बात आ रही थी, तो 60-40 के हिसाब से वो खुश नहीं थे। कारण कि 40% जो उनकी अर्निंग्स हैं वो एक तरीके से उन्हें करंट मार्केट रेट पे नहीं मिल रही, सरकार के ऑफिशियल रेट पे मिल रही है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए और स्टेक होल्डर से जो फीडबैक यहां पर मिला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशियली अनाउंस किया कि ट्रेड अकाउंट पर, कि जहां पर सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हो रहा है, हम उस पर कंप्लीट कन्वर्टेबिलिटी कर देते हैं। कंप्लीट कन्वर्टेबिलिटी क्या, कि भैया करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से वहां डॉलर्स आपके रुपये में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड वाइस वर्सा। ठीक है, बट लेटर ऑन इसे फिर करंट अकाउंट पर भी एक्सटेंड कर दिया गया। तो कुछ कुछ सोर्सेज जो कि 1993 यहां पर मेंशन करते हैं, कुछ सोर्सेज हैं वो कहते हैं 1994 से एप्लीकेबल किया गया था। अब बेसिकली 1994 को यहां पर फॉलो कर सकते हैं। फिर बात आती है तारापुरे कमेटी की, कि यहां पर यह चीज तो सेट होगी कि जो करंट अकाउंट है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में से जहां पर आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिन्हें कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर करेंसी, उसका जो एक एस्पेक्ट है करंट अकाउंट, वो तो फुली कन्वर्टेबल कर दिया, कि इन पर्पसेस के लिए किसी प्रकार की यदि डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करना है, रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना है, फुली कन्वर्टेबल है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस वहां पर रखेगी, वो डेफिनेटली कभी ना कभी हम डिस्कस करेंगे, हमारे मेन कोर्स में भी वहां पर डिस्कस की जाती है, वो क्या रिस्ट्रिक्शंस है, चलिए वो अलग बात है। वो रिस्ट्रिक्शंस डेफिनेटली आप सर्च भी कर सकते हैं, आपको कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। बट जो कैपिटल अकाउंट था, जो सेकंड एस्पेक्ट था, वो फुली कन्वर्टेबल नहीं किया गया, उस पर अभी भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई। और एसएस तारापुरे जो कमेटी थी, जिसका संगठन 1997 एज वेल एज 2006 में भी किया गया, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि यार आगे का रोड मैप बताओ, क्योंकि हर एक देश यहां पर चाहता है कि उनका अकाउंट फुली कन्वर्टेबल हो। कारणवश कि कोई बाहर का इन्वेस्टर यदि इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहेगा, तो आपको क्या लगता है, यदि उसे पता ही नहीं कि उसकी इन्वेस्टमेंट को किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाएगा, क्या वो इन्वेस्ट करेगा? जी नहीं। और इन्वेस्टमेंट्स कहां आ रही है? कैपिटल अकाउंट में आ रही है। कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टिबिलिटी अभी भी पार्शियल नेचर की यहां पर देखने को मिल रही है। तो इसीलिए एसएस तारापुरे कमेटी ने फिर क्या बोला, वो हम अभी डिस्कस भी करेंगे। बट उनका ऑब्जेक्टिव था कि एक रोड मैप वहां पर सजेस्ट किया जाए। ठीक है जी। तो फिर हम बात कर लेते हैं कि जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है उसकी क्या कहानी है, कि सिंस 1991 जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का जो हम यहां पर जितने भी डिसीजंस लिए जाते थे, तो कहीं ना कहीं जितने भी पॉलिसीज बनाएगी उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, किस चीज के ऊपर वो काम कर रहे थे, कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई जा सके फॉर द इनवर्ड कैपिटल फ्लोज रेदर देन आउटवर्ड कैपिटल फ्लोज। कि पैसा यदि इकोनॉमी में आना है तो उसके लिए तो हमारे पास एक रोड मैप तैयार है, बट कैसे बाहर जाना है उसके लिए हमारे पास अभी भी कोई रोड मैप उतने अच्छे तरीके से तैयार नहीं किया जा रहा, कि ज्यादा फोकस ही इनवर्ड के ऊपर है। फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट आ गया 1999 का, उसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट भी और लिबरलाइज हुआ, कैपिटल अकाउंट भी और लिबरलाइज हुआ। एफडीआई रिजीम ऑन ईयर बेसिस लिबरलाइज बनाएगी, कि यहां पर दो रूट्स रहते हैं ना, एक आपका ऑटोमेटिक रूट, एक गवर्नमेंट रूट, डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो उन दोनों रूट्स के हिसाब से क्या बात रखी गई कि भाई साहब एक ऑटोमेटिक रूट है जिसमें आप इजीली अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेकंड है गवर्नमेंट रूट जिसमें आपको सरकार और आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जिन्हें लिबरलाइज किया गया, अर्थात कि उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अलाउ की गई बाय द मींस ऑफ ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, तो ये भी एक अलग से स्टेप यहां पर कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टिबिलिटी एनहांस करने के लिए किया गया। फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे इजीली इंडियन इक्विटी एज वेल एज बॉन्ड मार्केट्स में इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, अगेन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को थोड़ा एनहांस करने के ऊपर काम किया गया। किसी प्रकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं है आरबीआई या गवर्नमेंट की एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स के लिए, आप इजीली बाहर से उधार उठा सकते हैं, हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर इजीली बाहर से उधार उठा सकता है। एंड इंडियन सिटीजन ऑल्सो, ये तो हम बात करें ना कि बाहर से पैसा आएगा, हमारे द्वारा भी यदि बाहर इन्वेस्टमेंट की जानी है तो इजीली इंडियन सिटीजन अब $2.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट फॉरेन मार्केट्स में कर सकता है।
तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि क्या करंट स्टेटस है, किस प्रकार की यहां पर रियायत दी गई है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। सो इन दी एंड अगर हम बात करें कि जो फुल रुपी कन्वर्टिबिलिटी, जिसका मतलब क्या है कि ऑन बोथ अकाउंट्स, बीट करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, हम इजीली रुपी को डॉलर और डॉलर को रुपी में कन्वर्ट कर सके, तो उसके क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे कि डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमारे देश में आएंगी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, उतना ही बेहतर बिजनेस इकोसिस्टम यहां पर बनेगा, उतनी ही ज्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम यहां पर क्रिएट कर पाएंगे, और जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है उनमें भी ज्यादा लिक्विडिटी रहेगी। मतलब कि बाहर के इन्वेस्टर्स आके हमारी देश की कंपनीज के अगर शेयर खरीद रहे हैं तो हमारी देश की कंपनीज के पास उतना ही पैसा अवेलेबल है ताकि वो अपनी एक्सपेंशन के ऊपर लगा सकें, अपने उस तरीके से जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा कर सकें। एंड जो प्रोग्रेस है उसमें भी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी कि जैसे करंटली कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि एक्सपोर्ट सेक्टर में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं, तो हम मल्टी इंडस्ट्री में यहां पर प्रोग्रेस देख पाएंगे। बट वहीं कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो कि यहां इस प्रकार से हमें रोकती हैं। पहला क्या है, सडन कैपिटल फ्लाइट। अब ये बहुत सारे केसेस में देखने को मिला है, ठीक है, जो आपके साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं वहां पर भी 1997 के टाइम की बात है कि उस समय उस प्रकार का इनिशिएटिव रखा गया कि चलो कैपिटल अकाउंट को फुली कन्वर्टिबल किया जाए या उनकी पूरी कन्वर्टिबिलिटी यहां पर की जाए, बट सडनली बहुत सारा कैपिटल फ्लाइट देखने को मिला। इंडिया के केस में यदि फुली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबल कर दिया जाए तो जितने भी हमारे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स रहते हैं, ठीक है, नाम लेने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी यहां पर समझ गए होंगे, अगर समझ गए तो कमेंट बॉक्स में भैया नाम दे दीजिएगा उसका, ठीक है। तो इन इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के लिए भी बहुत इजीली बन जाएगा कि अपने एसेट्स को इजीली वो डॉलर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं कि भैया रुपये में उनके एसेट्स हैं, उन्हें डॉलर में इजीली कन्वर्ट करवा देंगे। क्यों? क्योंकि भैया कैपिटल अकाउंट फुली कन्वर्टिबल है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है डच डिजीज की। तो डच डिजीज बेसिकली क्या कहता है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं जब आप फुली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबल करेंगे उसकी वजह से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आपके देश में आएंगी। जब आपके देश में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आएगी जो आपकी खुद की डोमेस्टिक करेंसी है, एंड पर्टिकुलरली इस कंटेक्स्ट में जो हमारा इंडियन रुपी है उसकी डिमांड यहां पर बढ़ेगी। करेक्ट बात है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जब इंडियन रुपी की डिमांड करेंगे ना, क्योंकि उन्हें हमारी इकोनॉमी में यहां पर इन्वेस्ट करना है, जब रुपी की डिमांड बढ़ेगी तो रुपी यहां पर एप्रिशिएट करेगा। करेक्ट, एंड रुपी जब एप्रिशिएट करेगा तो हमारे एक्सपोर्टर्स को तो फायदा नहीं मिलेगा, एक्सपोर्टर्स के लिए तो जो कॉम्पिटिटिवनेस थी वो यहां पर कम हो जाएगी, तो शायद हमारा एक्सपोर्ट सेगमेंट यहां पर सफर कर सकता है। एंड विद द इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, विद द इंक्रीज्ड एक्सपेंशन, हमारे द्वारा बहुत सारी चीजें इंपोर्ट भी की जाएंगी, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट यहां पर सफर कर सकता है कि ये और ज्यादा यहां पर बढ़ सकता है। तो इसको बहुत ही सोच समझ के यहां पर डिसीजन लेना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप यहां पर डिसीजन लेना पड़ेगा ताकि डच डिजीज जैसी दिक्कत वहां पर ना आए। फिर स्पेकुलेटिव अटैक्स बहुत सारे यहां पर हो सकते हैं कि कोई इकोनॉमी, पर्टिकुलरली डेवलप्ड इकोनॉमी, इस प्रकार की कैपिटल इन कैपिटल आउट यहां पर कर सकता है। कंटेजियन इफेक्ट की डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी पर, फिर ऐसा नहीं कि फॉरेन क्राइसिस का असर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर तो बढ़ चढ़ के ग्लोबलाइजेशन का जो नेगेटिव इंपैक्ट है फिर वो यहां पर देखने को मिलेगा। एंड एक्सटर्नल डेट पर भी रेगुलेशन यहां पर कम हो जाएगी, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भैया अपना एक्सटर्नल डेट थोड़ा रेगुलेट करके रखना है ताकि करेंसी क्राइसिस से यहां पर बचे रहना है, ठीक है। फिर वहीं एसएस तारापुरे ने क्या कहा, उनकी रिकमेंडेशंस क्या थी कि बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं ये जो पॉजिटिव्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए, तभी हम उसको डेवलप्ड कैटेगरी तक लेके जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार ये कुछ रिकमेंडेशंस अगर आप इन्हें यहां फॉलो करें तो शायद हम फुली रुपी कन्वर्टिबिलिटी यहां पर देख पाएं कि आपको फिजिकल डेफिसिट को 3.5 तक लेके आना पड़ेगा, इन्फ्लेशन टारगेट 3 से 5% का रखो, फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, जिसके लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग और उतना ही इफेक्टिव रेगुलेटरी सिस्टम यहां पर निकालना पड़ेगा। उतने ही ज्यादा आपके पास फॉरेस्ट रिजर्व्स भी होने चाहिए कि कल को किसी प्रकार का सडन कैपिटल फ्लाइट हो तो आपके पास एडुकेट फॉरेस्ट रिजर्व्स रहें और कोई दिक्कत आपको वहां पर ना है, ठीक है। उसके अलावा एनपीएस का नंबर कम करना पड़ेगा एंड करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना पड़ेगा, और करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा जब हमारे द्वारा उतना ही एक्सपोर्ट किया जाएगा जितना हम इंपोर्ट यहां पर कर रहे हैं। तो आई होप ये पूरी कहानी आपको यहां पर समझ में आ गई हो, और इसी से फिर निकलती है टर्म इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी का मतलब यहां पर क्या है कि बाहर के देशों में, बाहर के बैंक्स में हमारे द्वारा इजीली रुपी डिपॉजिट करवाया जा सके, कि बाहर के देश जब भी हमारे से ट्रेड करें रुपी की हमसे डिमांड करें कि हमें रुपी चाहिए, हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, कि जैसे जो करंटली डॉलर की प्रेजेंस है ग्लोबल इकोनॉमी में, उसी लेवल पर हम रुपी की प्रेजेंस भी ग्लोबल इकोनॉमी में लेके जाना चाहते हैं। बट उसके लिए ये
फुल कन्वर्टिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसके लिए आरबीआई टाइम एंड अगेन रिसर्च पेपर्स वहाँ पर निकालता रहता है कैसे ऐसे किया जा सकता है। हमने करंट अफेयर्स में बहुत बार इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया अपने कोर्सेज में। तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन है आपकी रुपी कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड। जो बीच में एक एस्पेक्ट था करंट अकाउंट की कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, डेफिनेटली किसी न किसी समय एक शॉर्ट्स के माध्यम से आपको वो भी जरूर बताया जाएगा। तो आई होप पूरी कहानी आज की यहाँ पर समझ में आ गई हो। फिर भी कोई डाउट रहे कमेंट बॉक्स को आप यूज कर सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।